साहब का जब उनका रेफरेंस उनके खिलाफ आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो रेफरेंस बहुत तगड़ा रेफरेंस था, वो कोई छोटा रेफरेंस नहीं था। वो तगड़ा रेफरेंस इसलिए था कि काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ बैरून मुल्क थी जो सामने आ गई थी, जिनको काजी फाइज ईसा साहब ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। और काजी फाइज साहब ने बाद में ये एक्सेप्ट भी कर लिया, एडमिट भी कर लिया कि जी बिल्कुल मेरी बीवी और मेरे बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून मुल्क। उस पर उनसे जवाब मांगा गया था कि हजूर कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, उसी तरह से कि कहाँ से आए हैं ये पैसे, कैसे भिजवाए हैं ये पैसे, कहाँ से आई हैं ये प्रॉपर्टीज़, रसीदें दिखाएं। बिल्कुल ये उसी तरह का केस था जिस तरह का केस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का था कि आपके बीवी बच्चों के आपकी फैमिली के जो बैरून मुल्क असासे और जायदादें और कारोबार हैं, ये पैसा कहाँ से आया है। देखें ये बात बुनियादी तौर पर समझने वाली है कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है, या नैब का जो कानून है वो ये कहता था, क्योंकि अब तो आपको पता है कि जब राज आया चोरों डाकुओं और लुटेरों का तो उसमें भी तरमीम कर दी गई। ये एक बुनियादी नुक्ता आप समझिएगा कि पाकिस्तान के कानून में यह है, शायद बाहर भी इससे सख्त कवानीन होंगे, और वैसे तो दुनिया भर में कवानीन करप्शन और लूट मार के खिलाफ सख्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में चोरों डाकुओं और लुटेरों को इस मुल्क में मुसल्लत करने के लिए, ढील देने के लिए यहाँ पे कवानीन को ख़त्म किया जा रहा है। अब मामला ये था कि ये पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एक बंदा एक ऐसे ओहदे पे बैठा है जहाँ पे उसके वो पैसा कमा सकता है, वो दो नंबरी कर सकता है, वो करप्शन कर सकता है, वो मतलब कोई जज भी हो सकता है, वो कोई वज़ीर भी हो सकता है, कोई मुशीर भी हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। जिस जगह पे वो बैठा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इख्तियार है, और वो उस इख्तियार या ताकत के गलत इस्तेमाल के लिए वो रिश्वत ले सकता है, तो अब ज़ाहिर है जो रिश्वत लेगा, ये एक बार मियाँ साहब ने भी शायद कहा था कि जो पैसा कमाता है वो अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाता, और ये बात दुरुस्त है। वो अपने नाम पे नहीं बनाता, वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे बनाता है। सॉरी मेरी गलती है कि जो पैसा इस तरह लेता है वो अपने नाम पे नहीं बनाता प्रॉपर्टीज़, वो हमेशा बीवी बच्चों के नाम पे बनाता है। तो फिर एक कानून ये है कि अगर किसी के बीवी बच्चों के नाम पे भी प्रॉपर्टी सामने आ जाएंगी तो उसको उसका सोर्स ऑफ इनकम देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको बताना है कि यार अगर मेरे बच्चे का ये घर है लंदन में, यूके में कहीं पे, या कहीं किसी और मुल्क में है, अमेरिका में है, किसी मुल्क में है, दुबई में है, अगर ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की है या मेरी बीवी की है तो ये मेरे बच्चों की का सोर्स ऑफ इनकम था। मेरा बेटा जो है वो वकालत करता था या मेरी बेटी वकालत करती थी, मेरा बेटा ये जॉब करता था, ये उसका बिजनेस था, ये डिक्लेयर्ड चीज़ है, ये उसने टैक्स दिया हुआ है, ये उसकी बचत है, ये उसकी कमाई है, और इससे उसने ये प्रॉपर्टी बनाई है। और अगर बीवी की है तो वो भी इसी तरह से कि जी मेरी बीवी को उसके मेके से ये जी कोई हिस्सा मिला था, कोई गिफ्ट मिला था, कोई पैसा मिला था, इससे उसने ये बनाया है, ये बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र हुई, ये सारी चीज़ होती है। क्योंकि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके बीवी बच्चों के कोई जायदादें सामने आ जाती हैं और वो उसको अपने हलाल के ज़राए नहीं बता सकते, उसके बच्चे और उसकी बीवी, तो फिर ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान के कानून की नज़र में कि ये पैसा बेसिकली इसका था, इसने कमाया, इसने दो नंबरी से कमाया, इसने करप्शन से कमाया, इसने लूट मार से कमाया जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, और इसने कमा के और उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। ये अंडरस्टूड है पाकिस्तान के कानून में। अब जब काजी साहब का आ गया कि काजी साहब के बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ और वो एडमिटेड फैक्ट भी हो गया, तो उसके ऊपर ये हुआ कि काजी साहब से पूछा गया कि आप बताएं। उसके ऊपर काजी साहब ने कहना शुरू कर दिया कि जी मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, और क्योंकि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इस धरने के पीछे ISI है, इस धरने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इस धरने के पीछे जनरल फैज़ है। तो मैंने क्योंकि वो फ़ैसला दिया था और उस फैसले की बुनियाद पे मेरे ख़िलाफ़ ये रेफरेंस बना दिया गया, मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगा क्योंकि ये जो है अपना इस तरह से ये बनाया गया, बदनीयती पे मबनी है और सारा कुछ। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहले डिसाइड हुआ, वो 7-3 से हुआ था, 7 जजेस ने ये मामला भेज दिया था FBR को कि आप इनकी एहलिया से, इनके बच्चों से पूछें, और अगर कोई फ़र्क आया इनके जो बीवी और बच्चे बताएंगे और फ़र्क आया तो आप एक रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला करेगी कि काजी साहब के से तल्लुक़ बनता है या नहीं बनता, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद रिव्यू आया, रिव्यू में हुआ ये कि 3 जजेस मैनेज कर लिए गए और वो मैनेज हो गए और वो दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, वो मैनेज होने वाले में कौन कौन था? एक उनमें से मंजूर मलिक साहब थे,
और एक जस्टिस मज़हर आला मियां खेल साहब थे। और ये दो जजेस जो हैं वो रिव्यू में नज़रसानी में काजी साहब के हक़ में चले गए, और ये दोनों जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, मंजूर मलिक साहब और मंजूर मलिक साहब और मज़हर आला मियां खेल साहब। मज़हर आला मियां खेल साहब को भी निगरान हुकूमत ने अभी ये जो नून लीग के तसलसल थी उसने बड़े अहम मुद्दे पे लगा दिया हुआ है। सरकारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अब उनके पास हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी, प्रोटोकॉल और वो सारी चीज़ें होंगी, घर शर बहुत कुछ होगा उसमें जो उनको नवाजा गया। और दूसरा, उन्होंने जो मंजूर मलिक साहब थे उनको काजी साहब ने जुडिशल कमीशन का जो एक रिटायर्ड जज मेंबर होता है उनको यहाँ पे जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पर उनको लगा दिया है। ये भी काफ़ी इसमें इख्तियार होता है। ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन के एक मेंबर का वोट बहुत अहम होता है। एक वोट से ही कई बार जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बनते हैं या नहीं बनते, तो बड़ी ये बहुत अहम ये वोट होता है और इसमें भी बड़ी ताकत है। मंजूर मलिक साहब को इस तरह से नवाज दिया काजी फाइसा साहब ने, खुद जब बने तो इन्होंने मंजूर मलिक साहब को बना दिया मेंबर। और जो तीसरे जज रिटायर हो चुके हैं अब तक, इनमें से वो तो पहले भी काजी साहब के हक़ में उन्होंने फैसला दिया था, उन 3 जजेस में वो थे। वो तीसरे जज थे मकबूल बाकिर साहब। मकबूल बाकिर साहब को निगरान वज़ीर आला सिंध लगा दिया गया था, अब भी उनको कहा जा रहा है कहीं और भी नवाजा जाएगा, लगाया जाएगा। तो जो रिटायर्ड हो गए 3 जज ये थे, इनमें से एक बाकिर साहब पहले भी उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने काजी साहब के हक़ में फैसला दिया था, बाद में भी उनके हक़ वाले में थे। लेकिन 2 जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला था वो थे मंजूर मलिक साहब और मज़हर आला मियां खेल साहब, और दोनों को इस वक्त काजी साहब के एक को काजी साहब ने डायरेक्ट खुद नवाज दिया और एक को नून लीग का जो तसलसल था हुकूमत उन्होंने नवाज दिया मज़हर आला मियां खेल साहब को। तीसरे जज जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला था, यानी पहले 7-3 से आया था और फिर 3 जज इधर हो गए थे, तो उनमें से तीसरे जज जो हैं वो क्योंकि जस्टिस फैसल अरब साहब रिटायर हो गए थे तो उनकी जगह फिर बैठे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तमाम अहम केसेस में तकरीबन काजी साहब उनको बिठाते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब को, और काजी साहब ने कई अहम केसेस उनकी सरबराही में बेंच बना के उनके हवाले कर दिए। तो इस तरह से उनका भी काजी साहब खुद मतलब ज़ाहिर है वो उनका काजी साहब के इख्तियार में जो है बहुत सारी चीज़ें बेंच बनाना और सारा कुछ कमेटी में, क्योंकि कमेटी में वो काजी साहब जो है वो जो प्रपोज़ करते हैं लिस्ट, उसमें अब ये बताया जाता है क्योंकि ज़ाहिर है अब आप जजेस से उनका मौक़िफ़ नहीं ले सकते या पूछ नहीं सकते या रब्ता नहीं कर सकते, वरना मुनीब अख्तर साहब के बारे में बहुत सवालात हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो क्यों नहीं बेंचेस की तश्कील में काजी साहब के जो सजेस्ट करते हैं उससे ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते। क्योंकि जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है जो कुछ लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि मुनीब अख्तर साहब इसलिए उसमें मुखालफत नहीं करते क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का तो पहले से मौक़िफ़ ये था कि चीफ़ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ थे, ये जो कानून आया था, और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने फैसला दिया है। तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का तो पहले से ही ये मौक़िफ़ है और उस कानून में भी उन्होंने उस कानून के भी ख़िलाफ़ उस केस में वोट दिया कि 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी और केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब वैसे उसके ख़िलाफ़ थे तो अब मुनीब अख्तर साहब जो है वो इसलिए इसमें मतलब काजी साहब के अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि अगर मुनीब अख्तर साहब अगेंस्ट जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में तो फिर अगर मुनीब साहब अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी शायद उनसे एग्री कर जाए मुनीब अख्तर साहब से, और फिर काजी साहब जो है वो अकेले रह जाएंगे, तो फिर बेंचेस जो बनेंगे वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मर्जी से बनेंगे। यहाँ तक कि अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ये डिसाइड कर लें कि ये केस ये बेंच सुनेगा तो वही बेंच सुनेगा, अगर वो बेंच ऐसा बना दें कि काजी साहब कोयटा बैठ के केसेस सुनेंगे तो काजी साहब कोयटा बैठ के केसेस सुनेंगे, क्योंकि कमेटी ने फैसला करना है। लेकिन बताया जाता है और इतलात आ रही है कि मुनीब अख्तर साहब किसी मामले में रेजिस्ट नहीं करते, जिस पे बड़ी हैरत है क्योंकि कानून तो अब वो मौजूद है। ठीक है, मुनीब अख्तर साहब का डाइसेंट अपनी जगह पे, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे कि उनकी वाली जजमेंट भी है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है, लेकिन अब तो कानून तो मौजूद है। तो यहाँ पर मुनीब अख्तर साहब का रोल बहुत अहम है कि मुनीब अख्तर साहब जो है, या शायद गो के मुनीब अख्तर साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है जो हमने देखा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई जिस केस में वो बैठे हैं वो पूरी जुर्रत के साथ बैठे हैं, पूरी बहादुरी के साथ बैठे हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे लायक इस वक्त 2 या 3 जजेस हैं उनमें से एक जो है वो मुनीब अख्तर साहब जो सबसे लायक हैं, जिनके सारी इंटरनेशनल जजमेंट्स उनके फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं। जिस चीज़ का आप हवाला दें, इंटरनेशनल जजमेंट का हवाला दें, उसमें जो है मुनीब अख्तर साहब बताते हैं कि ये वो फैसला, और कई बार वो ये भी बताते हैं कि ये जो आप हवाला दे रहे हैं ये नहीं था, वो ऐसे नहीं ऐसा था, यानी इतनी क्लैरिटी होती है। सबसे ज़्यादा उनकी इंटरनेशनल जजमेंट्स के ऊपर उनको क्लैरिटी होती है और उन्होंने पढ़ रखी होती है पहले से। जिस जजमेंट का हवाला दें उन्होंने वो पढ़ रखी होती है, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो इंडिया की हो, सारी जजमेंट्स तकरीबन उन्होंने पढ़ रखी होती हैं और पूरी क्लैरिटी के साथ वो बात करते हैं। क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता जो एक और फिर तासुर जाता है कि इसलिए मुनीब साहब नहीं कर रहे कि काजी साहब के सामने जो खड़ा होता है
उसको फिर मजबूर कर दिया जाता है रिज़ाइन करने पर। इजाज़ुल हसन साहब को रिज़ाइन करना पड़ा, मज़हर अली अकबर नकवी साहब को रिज़ाइन करना पड़ा, और ख़ुद काजी साहब के करीब रहने वाले लोगों ने बाद में ये बताया कि काजी साहब ने तो शर्त यही रखी थी कि जनाब इन 2 जजेस से आप मुझे इस्तीफ़ा लेकर देंगे। ये ख़ुद ये बातें काजी साहब के करीब रहने वाले लोगों ने बाद में ये बताई कि ये 2 लोगों का काजी साहब ने ये शर्त रखी हुई थी कि इन 2 को आप रिज़ाइन करवाएंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब ये वाला पॉइंट मैं नहीं मानता कि मुनीब साहब इसलिए वो नहीं कर रहे कि मुनीब साहब शायद जो है वो उसमें है कि यार मैं सारी जो है ना वो सारा निज़ाम मेरे ना पीछे पड़ जाए और मेरे लिए मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं। ये मैं मुनीब अख्तर साहब के बारे में ये बात नहीं मानता जितना हमने उनको देखा है केसेस में, बड़े बड़े केसेस में। तो ये तो हो गया मामला, मतलब ये सारी चीज़ें। अब लेकिन जो काजी साहब का वो रेफरेंस था जिसमें काजी साहब बच गए थे, उस रेफरेंस में काजी साहब को का साथ देने वाले जो थे वो मेन वकला तंजीमें थी, और उन वकला तंजीमों ने बेसिकली काजी साहब को बचाया था। और वो वकला तंजीमें इन्फ्लुएंस थी मेन पीपल्स पार्टी और नून लीग। उनके जो लोग थे वो काजी साहब के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा रेफरेंस जला देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे, बहुत सख्त तकरीरें की, दबाव बढ़ाया। फिर ये दोनों ग्रुप यानी हामिद खान साहब का ग्रुप भी और आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप भी, ये दोनों काजी साहब के साथ खड़े हुए थे। अब हामिद खान साहब का ग्रुप बहुत सारी चीज़ों पे पहले अगेंस्ट खड़ा था काजी साहब के, जब ये चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें शुरू की। लेकिन अब जो है वो जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, गो के उसके ऊपर इन्फ्लुएंस सारा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब इनका है, लेकिन वो भी अब काजी साहब के खिलाफ होता चला जा रहा है। एक बड़ी अहम एक उनकी प्रेस रिलीज आई है, वो प्रेस रिलीज मैं आपके सामने रखूँगा, और लोग बड़े बेताब हैं। लोग कहते हैं कि अब काजी साहब को जिन्होंने बचाया था उस रेफरेंस में, वो ही काजी साहब के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं, और इनकी जब लड़ाई होगी तो अवाम बड़ी बेताब है कि हम ज़रा देखें कि काजी साहब के जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो जब काजी साहब से लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम काजी साहब के साथी थे। काजी साहब को बचाने में इनका बड़ा किरदार था इन वकला तंजीमों का जिन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किया है। तो काजी साहब अब इस प्रेस रिलीज के मुताबिक तो तनहा रह गए हैं, यानी इन बार काउंसिल ने साथ छोड़ दिया है और काजी साहब की एक्सटेंशन की भी मुखालफत कर दी है, धमकियाँ दी हैं। लेकिन अभी भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से ये वकला तंजीमों के बारे में तासुर यह है कि इनको जब करोड़ों रुपए का फ़ंड मिल जाता है तो ये मैनेज हो जाते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस वक्त आपको पता है कि उनके हाथ में कौमी ख़जाना, वो कहेंगे अरब रुपए इसको दे दो, अरब इसको दे दो, अरब इसको दे दो, इस बार को 2 अरब दे दो, इसको 3 अरब दे दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो सरकार का सारा पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है इमरान खान को कमज़ोर करने पर, इमरान खान को तोड़ने पर, इमरान खान को गिराने पर, इमरान खान का रास्ता रोकने पर, अवाम के मैंडेट की चोरी को बचाने, मतलब उसको कंटिन्यू रखने के लिए इस चीज़ पे सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। इस चीज़ पे सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा कि यार हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू कर दो, एहसास प्रोग्राम शुरू कर दो, आवाम का कुछ कर लो, गरीब का कुछ कर लो, कुछ सब्सिडी दे दो। इन चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं हो रहा, सारा पैसा इनकी अयाशियों पर खर्च हो रहा है, या वो इस करप्ट निज़ाम को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इमरान खान को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सारे पैसा। तो क्या मसला है, 100 अरब रुपए वो खर्च कर देंगे, ये वकला तंजीमों के बारे में मैनेज हो जाएंगी। लेकिन इस लम्हे जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काजी साहब को ये छोड़ गए हैं, ये साथ काजी साहब के साथ ही छोड़ गए हैं, और इसमें काजी साहब तनहा हो गए हैं। और इसमें पहले भी ये बातें आ रही हैं अंदर से कि अगर आप फुल कोर्ट इस वक्त बैठ जाए तो फुल कोर्ट में काजी साहब अकलियत में आ जाएंगे, ज़्यादा जजेस उनके साथ नहीं है। इसीलिए ये बात हो रही है कि 6 जजेस की जो लेटर का मामला है उसमें फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। अगर फुल कोर्ट बैठती है तो फिर काजी साहब के लिए, उसमें कहते हैं फुल कोर्ट में इस वक्त काजी साहब की अक्सरियत नहीं है, लेकिन जब काजी साहब 3 जज और ले आएंगे हाई कोर्ट से, वो ऐसे लाएंगे वो हाई कोर्ट से जो काजी साहब की बात मानेंगे, काजी साहब के व्यू के साथ खड़े होंगे, फिर दोबारा फिर ये 6 जजेस फैसला करते भी हैं, तो जब 7 या 8 जजेस के पास जाएगा तो फिर काजी साहब उसमें भी अपनी मर्जी का ऐसा बेंच बनाएंगे कि फिर यही फैसला बरकरार रहेगा अगर काजी साहब अक्सरियत में आ जाते हैं ये 6 जजेस के खत के मामले में। अब इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि आज 24 मई को आल पाकिस्तान बार कौंसिल्स बैन सूबाई राब्ता कमेटियों का मुश्तरका इजलास खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल में मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदगान के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका एजेंडे पर तफसीली गौर व खौज के बाद तमाम मेंबरान ने मुतफ़क्का राय से दर्ज झेल करारदाद को मंजूर किया। अब यह करारदाद बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका चौथा पैराग्राफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें यह है कि मुश्तरका आलमी के मुताबिक पार्लियामेंट की तमाम पार्लिमानी पार्टियों से मुतालबा किया जाता है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175A में तरमीम करके 18वीं तरमीम की पहले वाली हैसियत को आला अदलिया में जजेस की तैनाती के अमल को शफाफ बनाने के लिए बहाल किया जाए, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन अकरबा परवी का बाकायदा इदारा बन चुका है। ये काजी साहब जिस जुडिशल कमीशन का हेड कर रहे हैं उसके बारे में कहा है कि वो अकरबा परवी को देखती है, रिश्तेदारियों को देखती है और चीज़ों को देखती है, जिसमें अकरबा परवरी करते हुए अपने रिश्तेदारों, चैम्बर फेलोज और मनपसंद जूनियर जजेस को जज बनाना कायदा बन चुका है, जिससे इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है और आवाम का अदलिया से बिलखसूस और सियासी क़यादतों से बिलअमूम एतमाद उठ रहा है। पैराग्राफ नंबर 2,
पार्लियामेंट से यह भी मुतालबा करते हैं कि आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम की जाए कि इसकी कार्रवाई तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाया जाए और तमाम आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के असासाजात को मंजर आम पर लाया जाए और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मौजूद रेफरेंसेस को फिल फोर्स समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नंबर 3, पाकिस्तान भर के मुंतखब नुमाइंदगान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स मुकर्रर कमेटी से बाकायदा मंजूर ना हो या तैनाती को कोई मेयार मुकर्रर ना हो, तब तक हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में नई तैनातियों को मौखर किया जाए। बसूरत दीगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक की शफाफ तैनाती के लिए की गई तमाम मुखलिसाना काविशें बेसूद होकर ज़ाया हो जाएंगी। एक कमेटी काजी साहब ने बनाई थी जिसने रूल सजेस्ट किए थे। काजी साहब ने कई महीनों तक इजलास नहीं बुलाया, फिर इजलास बुलाया तो इजलास जुडिशल कमीशन का शुरू होते ही आज़म तारड़ साहब ने कहा कि हम आइनी तरमीम कर रहे हैं, तो फिर काजी साहब ने फ़ौरन ही इजलास मौखर कर दिया कि अब तो आइनी तरमीम आ रही है, नून लीग लेके आ रही है, तो लिहाजा मौखर, हालांकि कमेटी वो जो है वो रूल्स जो है वो सजेस्ट कर चुकी थी। नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल कमीशन माजी में खुद जिन जुडिशल रूल्स का मुतालबा किया करते थे, यानी काजी फाइज ईसा साहब माजी में ख़तों पे ख़त, ख़तों वाली सरकार जो ख़त लिखा करते थे बंदयाल साहब को, आसिफ ज़ैदान खोसा साहब को, साकिब निसार साहब को, गुलजार साहब को, जो वो ख़त लिखा करते थे और जिन रूल्स का मुतालबा किया करते थे और तहरीर भी किया करते थे और ख़त लिख कर साहब का चेयरमैन को भेजते थे, आज उन्हीं से रूगर्दानी कर रहे हैं। आखिर क्यों? और हलफ लेने से पहले वकला बरादरी से वादा किया था काजी साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात बशमूल जजेस की तैनाती में शफाफियत लाई जाएगी, मगर अफसोस सद अफसोस जैसे पहले निज़ाम चल रहा था, मौजूदा चीफ जस्टिस उसी डगर पर चल पड़े। मजीद मौजूदा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है। यानी काजी फाइज ईसा साहब की उम्र रिटायरमेंट की बढ़ाने की मुखालफत कर दी है इन सारों ने, जो काजी साहब के बड़े करीब साथी थे। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से वकला बरादरी में की मजीद तशवीश में इजाफा हुआ है, जो कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल है और मुल्क भर की वकला बरादरी को बगैर मयार रूल्स के कोई भी तैनाती कबूल नहीं और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा और जो कि अभी एक तारीख देंगे, पूरे पाकिस्तान में ये हड़ताल करेंगे। अब काजी साहब को एक तो जो उनके साथ रहे हैं, जिन्होंने काजी साहब को उस वक्त बचाया था, वो ये कह रहे हैं कि काजी साहब अपनी बातों से फिर गए, अपने ख़तों से फिर गए, अपने मौक़िफ़ से फिर गए हैं, यू टर्न ले लिया है और मसलहत का शिकार हो गए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो काजी साहब कर रहे हैं उनको कबूल नहीं है। तीसरा वो कह रहे हैं काजी साहब की एक्सटेंशन उन्हें कबूल नहीं है, रेजिस्ट करेंगे, धमकी वो दे रहे हैं कि वो उसकी मुखालफत करेंगे, सड़कों पर आएंगे, हड़तालें करेंगे। तो काजी साहब के ये दोस्त जिन्होंने काजी साहब को बचाया था वो उनका साथ छोड़ गए हैं। ये काजी साहब के लिए बड़ा एक धचका है, बड़ा धचका है काजी साहब के लिए। तो अब अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें आज़म तारड़ साहब वगैरह के ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। हामिद खान साहब के ग्रुप के तो पहले मुखालफत कर ही रहे थे, वो भी शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काजी साहब के लिए, बड़ा काजी साहब के लिए सेटबैक है। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो देखते हैं जी कब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है। लोग बेताब हैं कि काजी साहब के दोस्त जब काजी साहब से लड़ेंगे, जिन्होंने काजी साहब को बचाया था, तो फिर इस लड़ाई का बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत के लिए बड़ी एक परेशानी है कि काजी साहब जो है वो फुल कोर्ट में भी इस वक्त तनहा रह गए हैं और वकला तंजीमें भी उनका साथ छोड़ गई हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।